हमारा आज का मौजू है 12वीं क्लास का उर्दू का पेपर पैटर्न, पेपर हल करने का तरीका। उर्दू का पेपर 100 नंबर के लिए आता है, 20 नंबर का है हिस्सा मारूजी ऑब्जेक्टिव जिसे आप कहते हैं, और 80 नंबर का है सब्जेक्टिव हिस्सा निशाइया। इस तरीके से ये 100 नंबर का उर्दू का पेपर है 12वीं क्लास का। 5 नंबर के MCQs आते हैं निसाबी असबाक में से। उसके बाद 5 नंबर के MCQs आते हैं मुताबिकत के असूलों में से, मुताबिकत के असूल और हरूफ का इस्तेमाल। 5 नंबर के MCQs मुताबिकत के असूल और हरूफ का इस्तेमाल इसमें से आते हैं। आम तौर पे 3 जुमले वो देता है मुताबिकत के और 2 जुमले दे रहा है हरूफ का इस्तेमाल। ये बहुत ही आसान है। इस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मुताबिकत के असूल और हरूफ का इस्तेमाल बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। उसके बाद हैं जी 5 नंबर के MCQs रमूज़ औकाफ में से आते हैं। उसका लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये अलग से एक लेक्चर है, इसको भी अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भी बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा, रमूज़ औकाफ। उसके बाद है जी 5 नंबर के MCQs आते हैं मसादर का बतौर इमदादी फ़ेल इस्तेमाल। ये भी एक अलग से लेक्चर है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं। ये भी बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये तो सबसे ही आसान सवाल है। इसको बहुत ही आसान तरीके से जो है वो तरीका कि जिससे पूरे 5 में से 5 नंबर आप हासिल कर सकते हैं, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद है जी हिस्सा इंशाइया सब्जेक्टिव जिसे आप कहते हैं, 80 नंबर के लिए ये है, और ये शुरू होता है आपका सवाल नंबर 2 से। सवाल नंबर 2 के 2 जुज़ हैं, अलिफ जुज़ और बे जुज़। अलिफ जुज़ है नज़्म के अशार की तशरीह और बे जुज़ है गज़ल के अशार की तशरीह। दोनों ही 10-10 नंबर के लिए हैं। उसके बाद है सियाक़ो सबाक़ के हवाले से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह। 15 नंबर का ये सवाल है और इसमें 2 जुज़ होते हैं, अलिफ और बे, और उनमें से एक करना होता है आपने अपनी मर्ज़ी के साथ। उसके बाद है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 सबक का खुलासा है, 2 खुलासे होते हैं और उनमें से आपने एक करना होता है। यहाँ पर भी आपके पास चॉइस है, ये भी 10 नंबर का सवाल है। उसके बाद है जी नज़्म का खुलासा। यहाँ आपके पास चॉइस नहीं है, एक ही नज़्म का खुलासा दिया हुआ होता है, उनमें से वही आपने करना होता है। नज़्म का खुलासा 5 नंबर का होता है। उसके बाद है सबसे बड़ा सवाल, और वो है मज़मून। मज़मून 20 नंबर के लिए आता है और 3 मज़ामीन होते हैं, उनमें से आपने कोई एक करना होता है। सबसे आखिर में है सवाल नंबर 7 ख़त। ख़त या आप बीती, यहाँ पर चॉइस नहीं है। अगर ख़त आएगा तो आप बीती नहीं आएगी, और अगर आप बीती आती है तो फिर ख़त नहीं आएगा, और ये भी 10 नंबर का सवाल है। इस तरीके से हिस्सा निशाइया मतलब सब्जेक्टिव जो है वो 80 नंबर के लिए आप हल करते हैं। अब हम देखते हैं इनकी तफसील इन तमाम सवालात की। सवाल नंबर 2 का अलिफ जुज़ है नज़्म के अशार की तशरीह। ये जुज़ 10 नंबर के लिए है। 2 अशार आते हैं तशरीह के लिए, इनमें कोई चॉइस नहीं है। 1 नंबर है नज़्म के उन्वान का, 1 नंबर है शायर के नाम का, 2 और 2 अशार हैं, तो 4-4 नंबर के लिए हम उनकी तशरीह करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे शेर नंबर 1 या तशरीह तलब अशार की हेडिंग दे के फिर हम लिख देंगे शेर नंबर 1। अब शेर लिखने का आपके पास एक तो तरीका यह है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप शेर के पहले बिसरे के सिर्फ पहले 3 अल्फाज लिखें। आपको पता है कि एक शेर 2 मिसरों का होता है, 2 लाइनों का होता है, तो एक पहली जो लाइन है उसके सिर्फ 3 अल्फाज लिखेंगे। 3 अल्फाज लिखने के बाद थोड़े से डॉट लगाने के बाद आप लिख देंगे अलख अलिफ लाम खे इला आखिर ही का मुखफ़फ़ है, जिसका मतलब है एंड तक, आखिर तक पूरा शेर हो गया। फिर दूसरा मिसरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद या दूसरी सूरत हाल यह है कि आप पूरा शेर लिख दें। इसमें यह भी हो सकता है कि आप दोनों अशार इकट्ठे लिख दें और लिखने के बाद जो है वो उनकी तशरीह शुरू कर दें, यह आपकी मर्जी है। नज़्म का उन्वान, शायर का नाम लिखने के बाद फिर आप हेडिंग देंगे तशरीह। तशरीह की हेडिंग
अगर आप चाहें तो यहां पर मफहूम भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसके मार्क्स नहीं होते। अच्छा इंप्रेशन पड़ता है वैसे, अच्छे तासुर के लिए अगर आप चाहें तो मफहूम भी लिख सकते हैं। एक शेर की तशरीह जो आप लिखेंगे वो 1.5 पेज, 1.5 से 2 सफ़ात की होनी चाहिए और उसमें कम अज़ कम 2 रेफरेंस आपने देने हैं, 2 हवाले आपने देने हैं। वो अशार भी हो सकते हैं, अहादीस भी हो सकती हैं, आयात का तर्जमा भी हो सकता है, या कोई कोटेशन है इंग्लिश में तो उसका उर्दू तर्जमा भी आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आप दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी कर रहे हैं तो जब आप उसका आगाज़ करेंगे तो वहाँ पे आप हाईलाइट करें पहले शेर में या मार्कर से पहले शेर में, ताकि उसको पता चले कि पहला शेर यहाँ से शुरू हो रहा है। और जब आप दूसरे शेर की तशरीह शुरू करें तो वहाँ पर फिर मार्कर से हाईलाइट करें दूसरे शेर में शायर ये बयान कर रहा है, ताकि उसको पता चले कि दूसरे शेर की तशरीह यहाँ से शुरू हुई है। दोनों अशार की तशरीह बराबर होनी चाहिए। दूसरे शेर की तशरीह ख़ास तौर पर वो पहले शेर से किसी भी सूरत कम नहीं होनी चाहिए। इकट्ठी तशरीह करें या अलग अलग करें, किसी भी सूरत दूसरे शेर की तशरीह पहले से कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा तो हो सकती है, कम ना हो। अब आप तशरीह का आगाज़ करेंगे तो आगाज़ में शायर के बारे में, शायर के असलूब के बारे में, उसकी इल्मी और अदबी खिदमात के हवाले से 1-2 लाइनें लाजमी लिखनी चाहिए। और जो हवाला नज़्म है, नज़्म का उन्वान और शायर का नाम, ये सिर्फ पहले शेर के साथ ही लिखेंगे, दूसरे शेर के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से सुने, नज़्म के 2 अशार आएंगे, एक ही नज़्म में से उनकी इकट्ठी तशरीह भी की जा सकती है, अलग अलग भी की जा सकती है। एक शेर की तशरीह 1.5 पेज से 2 पेजेस, 1.5 से 2 सफ़ात की होनी चाहिए और एक शेर की तशरीह में कम अज़ कम 2 रेफरेंस आप लाजमी शामिल करेंगे, 2 हवाले लाजमी आप देंगे। जहाँ से तशरीह का आगाज़ करेंगे वहाँ पर शायर के हवाले से, शायर के बारे में, उसके असलूब के बारे में या उसकी इल्मी और अदबी खिदमात के हवाले से 1-2 लाइनें लाजमी शामिल करेंगे। जो भी आप रेफरेंस लिखेंगे वो मार्कर से लिखेंगे। शेर है तो उसके साथ शेर की अलामत लगाएंगे। अगर अहादीस या आयात के तराजम आप लिख रहे हैं तो उनको इन्वर्टेड कामाज में लिखेंगे। नमूने के तौर पर यह पेपर एक जो है वो आपके सामने है। इस तरीके से जो है वो आप लिख सकते हैं कि जो हवाला जात हैं वो मार्कर से लिखेंगे और जो जो चीज़ें मार्कर से लिखने वाली हैं, हाईलाइट करने वाली हैं, वो आपके सामने हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 2 का बेजोज़ गज़ल के अशार की तशरीह। सबसे पहले हम लिखेंगे शेर नंबर 1 और बिल्कुल उसी तरीके से उस शेर के पहले 3 अल्फाज लिख के चंद डॉट लगा के फिर हम अलग लिख देंगे या पूरा शेर लिख देंगे। उसके बाद हम हेडिंग देंगे हवाला गज़ल। हवाला गज़ल में हम शायर का नाम लिखेंगे जो कि 1 नंबर का है। उसके बाद हम अब यहाँ पर लिखेंगे मफहूम। मफहूम का वैसे कोई नंबर तो नहीं होता, लेकिन अच्छे तासुर के लिए और ख़ासकर जो टॉपर्स हैं, जो अच्छे मार्क्स हासिल करने वाले बच्चे हैं, उनको तो हम लाजमी रिकमेंड करते हैं कि वो मफहूम याद करें और वो लाजमी लिखें। उसके बाद हम हेडिंग देंगे तशरीह। यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले हम शायर के बारे में 2-3 लाइनें लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है शेर की तशरीह शुरू करेंगे। याद रखिएगा, गज़ल के हर शेर की तशरीह हर सूरत अलग ही करेंगे। अगर आपने तीनों अशार की तशरीह इकट्ठी कर दी तो हो सकता है कि वो आपको एक शेर के नंबर दे या वो भी ना दे, क्योंकि ये पैटर्न के खिलाफ हो जाएगा। गज़ल के एक शेर की तशरीह 1 से 1.5 सफ़े की आप करेंगे, 1 पेज से लेके 1.5 पेज, 1 से 1.5 सफ़े की। और एक शेर की तशरीह में कम अज़ कम 2 रेफरेंस, 2 हवाले हम लाजमी शामिल करेंगे। उसके बाद फिर शेर नंबर 2 लिखेंगे, फिर मफहूम, फिर तशरीह, इसी तरीके से शेर नंबर 3 और फिर मफहूम और फिर तशरीह। हवाला गज़ल यानी शायर का नाम सिर्फ पहले शेर के साथ ही लिखेंगे, दूसरे और तीसरे शेर के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से सुनिए, दूसरे सवाल का बेजोज़ गज़ल के 3 अशार होंगे, हर शेर की अलग तशरीह करनी है। एक शेर की तशरीह 1 से 1.5 सफ़े की करेंगे और एक शेर की तशरीह में कम अज़ कम 2 हवाले लाजमी शामिल करेंगे और हवाला जात हम मार्कर से ही लिखेंगे। नमूने के तौर पर
एक पेपर का हिस्सा जो है वो शामिल किया है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हवाला गज़ल, फिर शायर का नाम, फिर मफ़हूम, फिर तशरीह, इस तरीके से जो है शेर नंबर 2, शेर नंबर 3 अलग अलग जो है तीनों अशार की तशरीह हम करेंगे। किसी सूरत भी इसकी तशरीह हम इकट्ठी नहीं कर सकते। उसके बाद है हिस्सा दोम, सवाल नंबर 3, सियाको सबाक के हवाले से किसी एक इक्तबास की तशरीह करें। यहाँ पर 2 पैराग्राफ हैं, उनमें से आपने अपनी मर्जी से एक करना होता है, अलिफ जोज और बेजोज। तो इसमें सबसे पहले हम हेडिंग देंगे तशरीह तलब इक्तबास या पैराग्राफ। उस पैराग्राफ के पहले 3 अल्फाज लिख के चंद एक डॉट लगा के उसी पैराग्राफ के आखिरी 3 अल्फाज हम लिख देंगे और उसके बाद हम देंगे हवाला मतन। किसे कहते हैं? वो जो मुसन्निफ की लिखी हुई तहरीर है, वो जो आपकी किताब में लिखा हुआ सबक है, उसे समझ लें कि वो मतन है। हवाला मतन में 2 चीज़ें लिखते हैं, सबक का उन्वान 1 नंबर के लिए, मुसन्निफ का नाम ये भी 1 नंबर के लिए। उसके बाद हम हेडिंग देंगे सियाको सबाक। सियाको सबाक किसे कहते हैं? सियाक कहते हैं पहले, उस पैराग्राफ से पहले जो स्टोरी है, उस पैराग्राफ से पहले का जो सबक है, उसमें से अपनी मर्जी से आपने कोई सी 4-5 पॉइंट्स, कोई सी 4-5 लाइनें आपने लिख देनी है। ये हो गया सियाक। और सबाक कहते हैं उस इक्तबास के बाद, उस इक्तबास के बाद वाला जो चैप्टर है, जो कहानी है, उसमें से कोई से 4-5 लाइनें आप लिख देंगे तो ये हो जाएगा सियाको सबाक। सियाको सबाक कितना होता है? 8 से 12 लाइन। और सियाको सबाक कितने नंबर के लिए है? यह है 3 नंबर के लिए। सियाको सबाक लिखते कैसे हैं? इसका आगाज कैसे होगा? तशरीह तलब इक्तबास के सियाक में मुसन्नफ बयान करता है। सियाक का लफ्ज हम मार्कर से लिखते हैं और 4-5 लाइनें लिखने के बाद फिर लिखेंगे और सबाक में मुसन्नफ ये बयान करते हैं। सबाक का लफ्ज भी मार्कर से लिखेंगे। 5 लाइनें आपने सियाक की लिख दी, 5 लाइनें आपने सबाक की लिख दी। अब आप लिखेंगे कि ये इक्तबास या ये पैराग्राफ सबक के तकरीबन, अब यहां से वो लिया गया है, शुरू से लिया गया है, वस्ती हिस्से या दरमियानी हिस्से से लिया गया है, या आखिरी हिस्से से लिया गया है, तो वो आखिरी लाइन हम सियाको सबाक की लिख देंगे। इस तरीके से ये हमारा सियाको सबाक मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हम हेडिंग देंगे तशरीह। अब जहां से आपका ये सवाल शुरू हो रहा है, तशरीह वाला जो हिस्सा तशरीह वाला है, ये 10 नंबर के लिए है। तशरीह कितनी होगी? 2.5 से 3 सफ़ात। कोशिश करें कि 3 सफ़ात से कम ना हो, मतलब 2.5 पेज से 3 पेजेस तक 3 सफ़ात। और इसमें कितने रेफरेंस होंगे? हर सफ़े पे, हर पेज पे 2 रेफरेंस होने चाहिए। तशरीह का आगाज भी वैसे ही करेंगे कि सबसे पहले हम मुसन्निफ के बारे में 2-3 लाइनें लाजमी लिखेंगे, उसके सलूब के बारे में, वो कहां पैदा हुआ था और उसका असल नाम क्या था, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। ना ही ये लिखने की जरूरत है कि वो किस सन में पैदा हुआ था और कब उसकी वफात हुई है, बल्कि उसका उसलूब और उसकी इल्मी और अदबी खिदमात के हवाले से 2-3 लाइनें हम लिखते हैं। स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जो रेफरेंस का शेर लिखते हैं, फिर उस शेर की तशरीह शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा कि जो आप तशरीह कर रहे हैं, वो तशरीह सिर्फ उस इक्तबास की करनी है जो सवाल में उसने दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि मैट्रिक में वो एक सवाल कर रहे होते हैं सलीस, तो याद रखिएगा ये सलीस नहीं है। सलीस का मतलब होता है आसान अल्फाज में, तशरीह का मतलब होता है वजाहत करना। तो अब यहां पर कोई सलीस का सवाल नहीं है, तो यहां पर सलीस की हेडिंग मत दीजिएगा, तशरीह की हेडिंग ही देनी है और तशरीह ही करनी है। फिर से सुने, सियाको सबाक होगा 8 से 12 लाइन का, उसमें लफ्ज सियाक और लफ्ज सबाक ये हम मार्कर से लिखेंगे। और उसके बाद तशरीह जो है वो होगी हमारी 2.5 से 3 सफ़ात की, और हर सफ़े पे हम देंगे 2 रेफरेंस, 2 हवाले। नमूने के तौर पर ये आप देख सकते हैं। और सियाक और सबाक को अलग अलग लिखने की कोशिश नहीं करनी, सियाको सबाक की हेडिंग इकट्ठी ही देनी है, सिर्फ सियाक और सबाक के अल्फाज हाईलाइट करने हैं। और इसी तरीके से तशरीह में जो हवाला जात होंगे उनको हम मार्कर से लिखेंगे, शेर के साथ शेर की अलामत लगाएंगे, और अहादीस और आयात के तराजम को हम इन्वर्टेड कामाज में लिखेंगे, मतलब वावैन में।
उसके बाद है हमारा सवाल नंबर 4, यह है सबक का खुलासा। यहां पर भी आपके पास चॉइस होगी, 2 खुलासे दिए हुए होते हैं, उनमें से आपने अपनी मर्जी से कोई एक करना है, अलिफ जुज़ और बेजुज़। सबसे पहले हम उस सबक का उन्वान लिख देंगे जिसका हमने खुलासा लिखना है, उसके नीचे मुसन्निफ का नाम हम लिख देंगे और लिखने के बाद फिर हम खुलासे की हेडिंग देंगे। खुलासे की हेडिंग देने के बाद फिर हम खुलासा लिखना शुरू करेंगे। खुलासे की पहली और आखिरी लाइन हमारे पेपर की जो है वो पहली और आखिरी लाइन मार्कर से लिखेंगे और हर सफ़े पे 4 से 5 अहम अल्फाज वो हम हाईलाइट कर देंगे, जो किरदारों के नाम है या जो अहम अहम चीज़ें हैं उनको हम मार्कर से हाईलाइट कर देंगे। और ये कितना होना चाहिए, 2 से 2.5 सफ़ात। फिर से सुनिए, मुसन्निफ का नाम लाजमी लिखना है, उसका 1 नंबर है। खुलासा लिख रहे हो आप 9 नंबर के लिए। पहली और आखिरी लाइन मार्कर से लिखनी है, हर सफ़े पे चंद अहम अल्फाज हाईलाइट करने हैं और 2 से 2.5 सफ़ात का आपने खुलासा लिखना है। 2.5 मतलब 2.5 पेज। उसके बाद है सवाल नंबर 5। यहां पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, यह नज़्म का खुलासा है जो कि हम लिखेंगे 5 नंबर के लिए। और नज़्म का खुलासा एक का ही उसने दिया होता है और वही लिखना होता है, और आमतौर पर शायर का नाम भी साथ उसने सवाल में दिया हुआ होता है। इसमें भी सबसे पहले हम लिखेंगे नज़्म का उन्वान लिखने के बाद उसके नीचे शायर का नाम लिख देंगे। यहाँ पर शायर के नाम का कोई नंबर नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख देंगे। उसके बाद हम खुलासे की हेडिंग देंगे। खुलासे की हेडिंग के बाद हम वो लिखना शुरू कर देंगे। पहली लाइन और आखिरी लाइन के पेपर की पहली लाइन और आखिरी लाइन जो है खुलासे की वो मार्कर से होनी चाहिए और इसमें भी 4 या 5 अहम अल्फाज हम मार्कर से हाईलाइट कर देंगे। नज़्म का खुलासा कितना होना चाहिए, ये 8 से 12 लाइन काफ़ी हैं। नज़्म का खुलासा 5 नंबर के लिए है, ये 8 से 12 लाइन काफ़ी होंगी। और आगाज़ में सबक का खुलासा हो या नज़्म का, मुसन्निफ कहता है या शायर कहता है, ये हम नहीं लिखेंगे। खुलासा होता कितना है, ये होता है 1/3, तीसरा हिस्सा होता है आमतौर पे। लेकिन हमने खुद ही एक पैमाना सेट किया है कि जो हम सबक का खुलासा लिखेंगे वो 2.5 सफ़ात का लिख लेंगे, जो हम नज़्म का खुलासा लिखेंगे वो हम लिखेंगे 12 लाइन का। 10-12 लाइन का काफ़ी होता है, मतलब ये आधा सफ़ा बन जाता है। ये टू दी पॉइंट होता है, इसमें अपनी तरफ से हम कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे, ना कोई इसमें रेफरेंस शामिल करेंगे, ना नज़्म के खुलासे में ना सबक के खुलासे में। ताकि अगर सबक के खुलासे में कोई शेर वगैरह दिया हुआ हो तो वो भी हम खुलासे में नहीं लिखते। अगर कोई हेडिंग्स वगैरह दी हुई हो तो वो भी हम उसमें शामिल नहीं करते। इसी तरीके से नज़्म के खुलासे में भी ना कोई हम हवाला देते हैं और ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसमें शामिल करते हैं। ये टू दी पॉइंट है, इसमें इसको हम तशरीह की तरह अपने अल्फाज में हम नहीं बयान कर सकते। करें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज और जुमले वो किताब वाले ही होने चाहिए। उसके बाद है ख़त। ख़त 10 नंबर के लिए आता है। ख़त 2 से 2.5 सफ़ात पर होना चाहिए और उसमें 2-3 हवाले भी लाजमी शामिल करें। खतूत नवीसी पर भी अलग से एक लेक्चर बना हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ख़त का एक ख़ास पैटर्न है जिसकी वजह से ख़त में आम तौर पर नंबर जो है वो बहुत अच्छे आ जाते हैं। अगर पेपर में ख़त ना आए तो फिर उसकी जगह पर आती है आप बीती। अपने आप पर बीती हुई मतलब गुजरी हुई ज़िंदगी, गुजारी हुई जो ज़िंदगी है वो अपने अल्फाज में बयान करना। आप बीती भी 2.5 से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल होगी और हर सफ़े पर हम 2 हवाले देते हैं, मतलब इसमें कुल 5-6 हवाले हम लाजमी शामिल करने की कोशिश करते हैं। इस पर भी अलग से लेक्चर बनाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। पेपर का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है मज़मून नवीसी। मज़मून 20 नंबर के लिए आता है। आमतौर पर 3 मज़ामीन दिए हुए होते हैं और उनमें से एक करना होता है। मज़मून 8 से 10 सफ़े का हम लिखते हैं, मतलब 2 सवालात के बराबर इसकी तवालत होती है और हर सफ़े पर हम 2 हवाले देने की कोशिश करते हैं, 2 रेफरेंस, जिसमें अशार भी हो सकते हैं, अहादीस भी हो सकती हैं,
आयात के तराजम भी हो सकते हैं। मज़मून का भी एक अलग से लेक्चर बनाकर उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप देखकर आसानी से मज़मून लिखना सीख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह फिर किसी नए लेक्चर के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।